नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। इसका हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, तब हमने क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह क्रोमोसोम्स इसका डिस्कशन किया था। तो कुछ टर्म्स अब आपको जो तब पढ़ी थी वो अब याद आएंगी। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें इसके, तो इसका जो सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो स्ट्रासबर्ग ने 1975 में डिस्कवर किया था, जब ये सेल डिवीजन के ड्यूरिंग कुछ थ्रेड लाइक पतले पतले एकदम रिबन जैसे स्ट्रक्चर देखा था उन्होंने, तब इसको डिस्कवरी हुई थी इसकी। तो इनको इसीलिए क्रोमोसोम कहा गया। क्रोमोसोम कहने का है जो क्रोमो मींस कलरिंग और सोम मतलब बॉडी। तो क्रोमोसोम और ये कलरिंग बॉडी है। जो बेसिक डाई है, स्पेशली बेसिक डाई है, उसी से इसका डाई किया जा सकता है, जैसे एसिटोकार्बीन है और फ्यूजन डाई। ये सारी जो डाइज हैं ये बेसिक डाइज हैं, इनसे ये स्टेन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्रोमोसोम पड़ा। जो टर्म थी वो फर्स्ट टाइम वॉल्डेयर ने यूज की थी 1888 में। जो क्रोमोसोम का है सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनटू न्यू सेल्स। नए सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जो हर स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जो सबसे कम नंबर है वो प्लांट्स के अंदर हैप्लोपेप्लस ग्रेसिलिस का है, जिसके अंदर 4 नंबर का क्रोमोसोम्स है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कांस्टेंट नंबर होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो वैसे ही क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक क्रोमोसोम और गैमेटिक क्रोमोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम वो होते हैं कि जो जैसे अपने नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो सोमैटिक है, और गैमेटिक है अपने जो सेक्स सेल्स है उनके क्रोमोसोम्स को गैमेटिक क्रोमोसोम कहेंगे। सोमैटिक क्रोमोसोम हैं उनको 2n नंबर से डिपिक्ट करते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है। और ये डिप्लॉयड यानी कि 2 कॉपीज में आइडेंटिकल एक क्रोमोसोम, सेम जैसे ट्विन्स होते हैं वैसे ही सेम एक ही क्रोमोसोम की जो इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम में है वही सेकंड क्रोमोसोम में भी होती है। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। उसके बाद में जो उनको एन नंबर से डिनोट किया जाता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो हैप्लॉइड होते हैं वो सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, जबकि डिप्लॉइड के अंदर वो 2 सेट्स में होते हैं। वैसे ही आप जब जैसे वीट वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ आपको टेट्राप्लॉइड वगैरह ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, हेक्साप्लॉइड वगैरह। तो ये उनका क्या मतलब होता है, जैसे ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है कि सिंगल जो क्रोमोसोम है उसके ही 3 सेट, टेट्राप्लॉइड में 4 सेट, हेक्साप्लॉइड में 6 सेट। इस टाइप से ये सारा सेट के हिसाब से इनको नाम दिया हुआ है। अब क्रोमोसोम की अगर साइज की बात करें तो बहुत सारे मतलब साइज में वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे एक सिंगल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक जो सेल है उसके अंदर भी हर क्रोमोसोम का एक्सेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सारे, जैसे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो सबकी जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी अगर बात करें तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और किसी में छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो जैसे सबसे लंबा और सबसे पतला जो क्रोमोसोम है वो इंटरफेज, जो माइटोसिस की इंटरफेज फेज है उसके टाइम होता है, इसीलिए वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाया जाता। और जो सबसे छोटा और थिक मोटा होता है वो मेटाफेज के टाइम होता है, इसीलिए वो आंखों से विजिबल होता है। क्रोमोसोम की जो साइज है
वो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये साइज, ये क्रोमोसोम बड़ा है तो इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं। उसके बाद में क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो शीथ पाई जाती है उसको पेलिकल कहते हैं, और जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स सेम जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर अपना लिक्विड कंटेंट है, वैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर में भी वाटरी एक्वस कंटेंट होता है। फिर उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। फ्लेमिंग ने जो सबसे फर्स्ट टाइम ये क्रोमेटिन वर्ड यूज किया था 1879 के अंदर। क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो सेल डिवीजन के टाइम चेंज होती रहती है। माइटोटिक में जो मेटाफेज के टाइम है उसके टाइम इसको स्टडी के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि उसके टाइम उस टाइम पे सबसे ज़्यादा थिक और क्लियर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। तो मेटाफेज के टाइम ही इसको आप स्टडी कर सकते हैं। जो ये जो पेलिकल और मैट्रिक्स है ये भी स्टेबल नहीं होता है, ये भी सेल डिवीजन के अलग अलग टाइम में आपको, जैसे इंटरफेज के टाइम में और अर्ली प्रोफेज वगैरह के टाइम में, इसके टाइम में आपको ये पेलिकल मैट्रिक्स ये सब स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते हैं। माइटोसिस मेटाफेज जब आपको क्लियर क्रोमोसोम बना हुआ दिखता है उसके अंदर उस क्रोमोसोम के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या आपको पार्ट देखने को मिलते हैं, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, क्रोमोमियर्स, क्रोमोनिमेटा, मैट्रिक्स, ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें जैसे अगर ये देखें तो पेलिकल क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट उसकी जो लेयरिंग है, जो कवरिंग है, जो उसको बाकी जैसे जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है उससे बाउंड्री बनाता है उसकी, वो पेलिकल है। उसके बाद में अंदर मैट्रिक्स है जो कि ग्रैन्युलर एक्व सॉल्यूशन है। उसके बाद में ये जो आपको क्रोमोसोम वाली लेयर दिख रही है वो उसको क्रोमोनिमेटा कहेंगे या सिंगुलर क्रोमोनीमा कहेंगे। और उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जिससे स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम अटैच करते हैं। और उसके साइड में होते हैं काइनेटोकोर्स, एक्चुअल जिनसे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उससे अटैचमेंट होता है, तो वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस में है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस वो सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारे जनरली प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हर क्रोमोसोम के अंदर होता है, बट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है सभी के अंदर हो। जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होंगे वो फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वो सैटेलाइट है, और जो सबसे ऊपर इनका ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये कहलाता है टीलोमियर। अब सबसे फर्स्ट वापस से हम बात करें क्रोमेटिड की, तो क्रोमेटिड क्या होता है कि जैसे ये सिंगल एक क्रोमोसोम है उसकी ये वाला पार्ट, ये इतना, ये सिंगल्स, ये है क्रोमेटिड। और जैसे एक ही क्रोमोसोम के जो दो लेग्स दिख रहे हैं तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स। और हमने बात की जैसे अपने अंदर 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, सोमेटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिप्लॉयड होते हैं, तो वो जो डिप्लॉयड है दो क्रोमोसोम सेट है तो उसमें उन दो क्रोमोसोम्स को कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उनकी जो आपस की ये जो आप यहाँ पे ये जो सेकंड वाला देख रहे हैं तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसकी एक ये क्रोमेटिड और इसकी क्रोमेटिड कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि इस एक की जबकि इस एक की क्रोमोसोम की ये दोनों पार्ट्स कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये हो गया क्रोमेटिड के बारे में। क्रोमेटिड्स ऑफ अ सेंट्रोमियर अपीयर टू बी जॉइंट टुगेदर एट अ पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर। अब ये जो क्रोमेटिड्स है ये कहाँ से जॉइंट होंगे, ये बीच में से सेंटर में से, इसको कहेंगे सेंट्रोमियर, यहाँ से ये आपस में अटैच है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, ये अभी हम देख चुके हैं। उसके बाद में सेकंड आता है सेंट्रोमियर। आपने इससे पहले वाले इसमें भी देखा कि ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है या जिससे क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। तो अ रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर टू बी जॉइंट ड्यूरिंग
माइटोटिक मेटाफेज क्यों? क्योंकि इसी टाइम हमें क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रोमोसोम का, इज नोन एज सेंट्रोमियर। तो ऐसा रीजन जहाँ पे क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं वो सेंट्रोमियर है। इज जनरली अपेयर्ड एज कंस्ट्रिक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है और जो जनरली एक ही होता है, तो सेल्स ज्यादातर मोनोसेंट्रिक होते हैं। अब इसके आधार पे, जैसे एक सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक है, ये जैसे अब ये जो मेटासेंट्रिक है, इसमें जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो एकदम सेंटर में है, बीच में है। तो जो ये क्रोमेटिन वाले पार्ट्स हैं वो एकदम इक्वल है और ये वी शेप बना रहे हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक जो एक साइड ज्यादा है, और एक जैसे एक ये जो क्रोमेटिड की जो एक लेग है वो बड़ी होती है इसमें, और एक छोटी होती है, तो ये एल शेप बनाता है। एक्रोसेंट्रिक वही जे शेप बनाता है, और एक में बिल्कुल ही सेंट्रोमियर एकदम कॉर्नर पे आ जाता है, और एक उसका जो लेग है वो खत्म ही हो जाता है, तो ये टीलोसेंट्रिक जो कि आई शेप बनाता है। अब ये टर्म्स यूज की जाती है शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के लिए। जो शॉर्ट आर्म, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, उसके बीच में आप सेंट्रोमियर देख पा रहे हैं, और जो एक और जो आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है वो सैटेलाइट वाला पार्ट है। इसमें जो लॉन्ग इसकी आर्म होती है उसको हम क्यू आर्म कहते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होती है वो है पी आर्म। अब टीलोमेयर क्या है? टीलोमेयर जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के एकदम एंड पॉइंट के ऊपर ये जो रेड वाला पार्ट है, ये टीलोमेयर का पार्ट है, इसको टीलोमेयर कहते हैं। तो ये टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये बिल्कुल एंड्स पे होता है क्रोमोसोम के, जो कि आपस में जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको आपस में चिपकने नहीं देता, ये पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है। ये जो एरिया होता है ये हाईली स्टेबल एरिया होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जैसे 1000 से लेके लगभग मतलब 10,000 15,000 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। Any broken end of a chromosome is unstable and can join with a piece of any other chromosome। यही बात है कि अगर ये टीलोमेयर वाला पार्ट हटा दिया जाए तो जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, और वो आपस में जो इसके दो एंड्स है, दो सिस्टर क्रोमेटिन वाले एंड्स है, वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कॉर्नर्स पे जो एंड्स पे टीलोमेयर है वो एक क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी देता है, जिसके कारण से जो अलग अलग क्रोमोसोम है, जैसे हमने भी देखा है कि सेल के अंदर अपने 46 क्रोमोसोम अलग अलग हैं, अगर ये टीलोमेयर वाला पार्ट नहीं होगा तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर जो सेल साइकिल में सेल का डिवीजन होता है, जो ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम का एक सेल से न्यू सेल में, तो वो इस टीलोमेयर की मदद से ही होता है। विद एजनिंग, जैसे जैसे एज होती जाती है तो सेल साइकिल्स जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल साइकिल्स होती हैं, तो एज के साथ साथ ये जो टीलोमेयर का पार्ट है ये छोटा होता जाता है। वैसे ही जैसे कैंसरस सेल है, अब कैंसरस सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेल की ग्रोथ हो जाती है, सेल मरता ही नहीं है। उस टाइम में क्या होता है कि ये टीलोमर के अंदर टीलोमरेज एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो टीलोमेयर का पार्ट है इसका एजनिंग से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलेशन है, ये हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में वापस मैट्रिक्स की पार्ट आती है, जो मैट्रिक्स का भी हमने बताया कि ये मास ऑफ एक्रोमेटिक मटेरियल। अब जो एक्वस जो मटेरियल एक्वस वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम के अंदर वो मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसके अंदर एक्रोमेटिन मटेरियल, ये मेनली एक्रोमेटिन, ये यानी मिनरल्स वगैरह वाटर वगैरह इससे मिलके बना हुआ होता है। मैट्रिक्स इज एनक्लोज्ड इन अ शीथ विच इज नोन एज पेलिकल, यही पेलिकल से एनक्लोज होता है, और ये दोनों पेलिकल और मैट्रिक्स दोनों नॉन जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि मेटाफेज के टाइम अपेयर होते हैं। अब कंपोजिशन की अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो
क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन से मिलके बना हुआ है, क्रोमेटिन से बना हुआ है। एंड फ्लेमिंग ने ये जो वर्ड है क्रोमेटिन, इसको 1879 में इंट्रोड्यूस किया था। जो क्रोमेटिन है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पे कि वो कितना डार्कली स्टेन्ड हो रहा है, किससे, कौन से, एसिटोकार्मिन स्टेन और फ्यूलजेन स्टेन, ये जो बेसिक डाई है इन्हीं से ये स्टेन हो रहा है। तो कैसा स्टेन हो रहा है, लाइट स्टेन हो रहा है, डार्क स्टेन हो रहा है, उसके बेसिस पे क्रोमेटिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो डार्कली स्टेन रीजन होता है उसको होमोक्रोमेटिन, हिट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो लाइटली स्टेन रीजन होता है उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो जैसे हिट्रोक्रोमेटिन है वो नॉन फंक्शनल पार्ट है जीन्स का, उसके अंदर की जो जीन्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, और यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है वो एक्सप्रेस जो जीन्स है, उसकी जो जीन्स है, उस डीएनए के अंदर जो जीन्स है वो इजीली एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि वो आपस में ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होती हैं, तो इजीली वो जो डीएनए है वो अनकॉइल होके और फिर उससे प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। उसके बाद में फर्दर जो हिट्रोक्रोमेटिन है वो टू पार्ट्स में, और उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंस्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। अब कंस्टिट्यूटिव कौन सा है कि जो ऐसा हिट्रोक्रोमेटिन वाला ऐसा पार्ट जो कि और सारे सेल्स, सारे क्रोमोसोम के अंदर वो अनएक्सप्रेस्ड ही रहेगा, वो एक्सॉन वाले पार्ट, मतलब एक्सॉन इंट्रॉन का इससे रिलेशन नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो कॉइल्ड फॉर्म में ही रहेगा। जबकि फैकल्टेटिव पार्ट कौन सा होता है कि जो कुछ टाइम के लिए हिट्रोक्रोमेटिन, तो कुछ टाइम के लिए वो चेंज होके यूक्रोमेटिन के फॉर्म में, मतलब अपने आप को वो कुछ टाइम के लिए एक्सप्रेस भी कर सकता है, तो वो वाला पार्ट हो गया फैकल्टेटिव। अब एक दो आपने टर्म्स और सुनी भी होगी, एक है कैरियोटाइप और है इडियोग्राम। अब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बाय विच सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ स्पीसीज इज आइडेंटिफाइड। अब कैरियोटाइप क्या होता है कि जैसे सेंट्रोमियर, जो बीच वाला जो अपना सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए क्रोमोसोम को साइज के आधार पे सेट करना, सबसे बड़े वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम उनको साथ में रख के सबसे फर्स्ट नंबर देके, और लास्ट तक जैसे 23rd क्रोमोसोम तक आप जब आते हैं तब तक वो छोटे होते जाते हैं। तो ये एक जो पैटर्न है, ये बड़े से लेके छोटे तक का जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। और उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उनका डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना इडियोग्राम कहलाता है या फिर इडियोटाइप कहलाता है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। तो ये अपना आज का जो क्लास था वो इतना ही। थैंक यू।